Hello students, today we will be going to start chapter number 6 of your class 12th mathematics, that is application of derivatives. First let's see the topics to be covered. That is first rate of change of quantities, that we will discuss first. Increasing and decreasing function, tangents and normals, approximation and maxima and minima. फर्स्ट वी विल स्टडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. क्लियर. इसलिए हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और बाकी जो है उनका एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या पढ़ना है. क्लियर. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो आपको इस टॉपिक में या फिर एक एक्सरसाइज, सेपरेट एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में ये दिया गया है. इसमें आपको ये देखना है कि कोई सा फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. क्लियर. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. क्लियर. हम इसे फाइंड करेंगे. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, क्लास 11th में आपने टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में. यहाँ पर भी बस हमें वही करना है, इक्वेशंस फाइंड करनी है. क्लियर. स्लोप की, ठीक है, टेंजेंट के केस में या फिर नॉर्मल के केस में विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके. अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन नाम से ही क्लियर है कि हमें किसी ना किसी नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है. फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया गया है √125 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, √125 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए आप, तो इजीली आप निकाल लेंगे. बट यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन का यूज़ करके वो वैल्यू निकालनी है. क्लियर. मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्लास 12th एग्जाम में बनता है. इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा, मतलब हमें ये पता लगाना है कि किसी गिवन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक्स पर कोई सा गिवन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है या फिर मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है. क्लियर. ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं. यहाँ पर हमने जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन है. क्लियर. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. क्लियर कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, तो इन 5 फील्ड में ये यूज़ होता है जनरली, जो कि हम देखेंगे. क्लियर. तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं. फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. ये हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम हमारा. अब देखिए क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. सबसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जो आप क्लास 9 से आपके फिजिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेलोसिटी का. अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन को रिवाइज करें या फिर एक्सेलरेशन भी हम ले सकते हैं, अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को आप रिवाइज करें तो वहाँ पर हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम कहते थे. और जो फॉर्मूला लिखते थे आप v माइनस यू बाई टी लिखते थे, तो वहाँ पर जो v माइनस यू था वो क्या था, चेंज था. किस में चेंज था, वेलोसिटी में. इसी तरीके से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो क्वांटिटीज़ जनरली फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एरिया. एरिया हमारे लिए क्या हो गई, एक क्वांटिटी हो गई. इसी तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे लिए दूसरी क्वांटिटी हो गई. यस. इसी तरीके से आप सरफेस एरिया ले लीजिए, सरफेस एरिया हमारे लिए तीसरी क्वांटिटी हो गई. ठीक. सरकमफेरेंस ले लीजिए, सी फॉर सरकमफेरेंस. तो ये सभी क्या है, क्वांटिटीज़. क्लियर. और इन क्वांटिटीज़ का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. चलिए अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. एरिया, एरिया ऑफ सर्कल में लेता हूँ. तो आप एरिया ऑफ सर्कल का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. अब अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल को ए मान लूँ और रेडियस को आर मान लूँ, तो आप ध्यान से देखिए, जब जब रेडियस में चेंज होगा तब तब इस ए में भी चेंज होगा. अगर रेडियस की वैल्यू कम होगी तो एरिया की वैल्यू भी कम होगी. अगर रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो एरिया की वैल्यू भी बढ़ेगी. मतलब कहने का क्या मतलब है, एरिया जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. अगर एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और वो रेट ऑफ चेंज
अगर हमें लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, dA/dr। मतलब आपको एरिया को आर के रिस्पेक्ट में सिंपल क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं करना है। यस तो यहाँ पर dA/dr जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब एरिया हो गई हमारी क्वांटिटी, जो भी चेंज होता है हम उसे पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ पर ए जो है हमारा पैरामीटर हो गया और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यस एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, सरकमफेरेंस। आप सरकमफेरेंस लेके देखिए, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। यस अब 2 और पाई तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अगर हम r कहें तो r वेरिएबल है। अगर ये r इंक्रीज होगा तो सरकमफेरेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर r डिक्रीज होगा तो सरकमफेरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस तो अगर हमें यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, dc/dr, सिंपल। तो जब भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी क्वांटिटी का निकालना हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब देखिए हम चेंज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चेंज की। अब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो कोई सी क्वांटिटी में चेंज कैसे आ सकता है, या तो इंक्रीज हो सकती है कुछ चेंज होने में, या तो डिक्रीज हो सकती है। तो याद रखिए जब वो इंक्रीज होगी तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, जब वो डिक्रीज होगी तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। इज दिस क्लियर। तो यही आपको इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ तो हमने एरिया, रेडियस, सरकमफेरेंस, रेडियस लिया। अगर आप वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ फैक्टर होगा जिससे वॉल्यूम चेंज होगा। जैसे कि अगर आप सिलेंडर लेंगे तो सिलेंडर में अगर हाइट बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा। क्लियर। अब देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इन जनरल देखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एस को डिस्प्लेसमेंट ले लें और टी टाइम है हमारा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। या फिर मैं डिस्टेंस भी ले सकता हूँ। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम उसे कैसा लिखेंगे, ds/dt। क्लियर। तो ds/dt अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है आपका वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दूँ, यहाँ पर v वेलोसिटी ले रहा हूँ। क्लियर। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है वेलोसिटी, वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है। याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिली है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बस यही पहचानना है कि क्या गिवन है और किसके रिस्पेक्ट में हमें किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ही दे दिया गया है कि हमें चेंज इन एरिया निकालना है उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या निकालना है, dA/dr। लिखते हैं हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एरिया किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है जब रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा गिवन इवन लिख लेते हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट ए आर मेंशन कर दीजिए, छोटे क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे अच्छा रहेगा। लेट ए आर बी द एरिया एंड रेडियस ऑफ सर्कल। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, πr²। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब मुझे ना
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to radius r, मतलब मुझे क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर. डी ए बाई डी आर मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. मीन्स मुझे सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है. इज दिस क्लियर? तो डी ए बाई डी आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. इसलिए मैंने डी ए बाई डी आर यहाँ पर लिखा है. तो डी ए बाई डी आर पाई आर स्क्वायर सिंपल डिफ्रेंसिएशन है. क्लियर? डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर पाई. आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, 2r. क्या आ जाएगा, 2r. इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई आर. तो ये हो गया डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर. अब देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है क्वेश्चन की, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यू हैव टू फाइंड द डी ए बाई डी आर व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. जब रेडियस क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो. तो सिंपल यहाँ पर देखिए, यहाँ आप लिख दीजिए व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 5. यहाँ पर क्या दिया है, 2 पाई आर दी है. इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 पाई आर हमारी वैल्यू आई है. तो इस आर की जगह में क्या पुट कर दूंगा, 5 पुट कर दूंगा. तो ये क्या हो जाएगा, 10 पाई. अब देखिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर आपको यूनिट भी लिखनी है. डी ए मतलब एरिया, आर मतलब रेडियस. हम क्वेश्चन में देखा कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर इट इज़ गिवन. क्लियर? इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन. सो एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ये इसकी यूनिट है. क्लियर? तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्लियर होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the rate of change of the area of a circular disc. Circular disc means circle, simple. With respect to its circumference when the radius is 3 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्या फाइंड करना है. क्लियर? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया. क्या निकालना है हमें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस. यस. तो देखिए पहला पॉइंट तो वही हो गया कि हमें एक तो एरिया दिया है, तो एरिया को मैं क्या मान लूँ, ए मान लूँ. यस. सरकमफेरेंस दिया है, सरकमफेरेंस को मैं क्या मान लूँ, सी मान लूँ. और रेडियस दिया है, रेडियस को मैं क्या मान लूँ, आर मान लूँ. और एक स्टेटमेंट बनाकर यहाँ पर आप लिख देंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट ए C and R be the area, circumference and radius respectively. क्लियर? अब सभी को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है? एंड सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर. क्या होता है, 2 पाई आर. अच्छा एक बात देखते हैं, क्वेश्चन पढ़कर क्या ये समझ में आया कि फाइंड क्या करना है. पहले वो तो माइंड में सबसे पहले आपको यही सेट करना होगा कि फाइंड क्या करना है, तभी आप क्वेश्चन का स्टार्ट ले पाएंगे और एंड में जो वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड कर पाएंगे. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. ठीक है, मैं यहाँ ऑफ में लिख देता हूँ छोटा सा एक बॉक्स बनाकर कि हमें फाइंड क्या करना है. पहले ये तो पता चल जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस. मतलब मुझे डी ए बाई डी सी की वैल्यू फाइंड करना है. समझ में आ रहा है? पिछली बार हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में एरिया का रेट निकाला था विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ था. यहाँ पर क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस. तो मैं सर्कमफेरेंस को सी मान रहा हूँ, एरिया को ए मान रहा हूँ. तो मुझे क्या निकालना है, डी ए बाई डी सी. मतलब ए को डिफ्रेंशिएट करना है सी के रिस्पेक्ट में. तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, इसलिए हम इक्वेशंस बनाएंगे. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर. यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको विथ रिस्पेक्ट टू आर. आर के रिस्पेक्ट में ही होगा क्योंकि वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पर. क्लियर? और रेडियस दी हुई हुई है, इसलिए हम इसे आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो पाई बाहर और आर स्क्वायर का करोगे तो आप 2r हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन.
इन द सेम वे जब आप इसको डी सी को मीन सी को जब आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी सी बाई डी आर हो जाएगा, 2 पाए तो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, क्लियर, और आर का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा 2 पाए। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। जैसा कि आप पैरामीटर के इक्वेशन में सॉल्व करते थे, क्या करते थे वहाँ पर एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देते थे अगर आपको कुछ फाइंड करना होता था तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखिएगा डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो डी ए बाई डी आर अपॉन डी सी बाई डी आर, डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी ए अपॉन डी सी। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी आर, पाई टू आर मीन्स इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई आर, सिंपल। सो 2 पाई आर, और डी सी बाई डी आर की वैल्यू क्या थी, 2 पाई। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर, केवल आर। यस, तो ये हमने निकाल लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट सर्कमफेरेंस। बट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है कि आपको सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट मतलब एरिया के रिस्पेक्ट मतलब डी ए बाई डी सी निकालना है जब R3 दिया हुआ। तो यहाँ पर लास्ट में हमने डी ए बाई डी सी की वैल्यू क्या निकाली है, देखिए आप डी ए बाई डी सी की वैल्यू। सो यहाँ पर आप लिख दीजिए व्हेन R इक्वल टू 3, सो डी ए बाय डी सी, यहाँ पर R दिया है, बस R की प्लेस पर क्या पुट करना है, 3। ये हो गया आपका आंसर। अब यूनिट की बात करते हैं, ए की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी सी क्या गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर, पॉज करके देखिए, डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं, बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। देखिए आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया, वॉल्यूम। यस, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप मेंसुरेशन के जितने फार्मूलेस हैं वो याद कर लीजिए, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सारे फार्मूले, ठीक है, तभी आप फंक्शन बना पाएंगे। नहीं तो आप डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे पहले मेंसुरेशन के फार्मूले याद कीजिए आप। अब देखिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब हमें पता है कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट होती है, तो यहाँ पर अलग ही दिख रहा है कि स्फीयर जो चेंज हो रहा है ना, वो सेकंड मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर डी वी बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप। क्लियर, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या बोल रखा है कि आपको रेट ऑफ चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज बोल दिया मतलब पॉजिटिव आंसर आने वाला है। क्लियर, इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, इतना दे दिया है हमको। अब ये जो दिया हुआ है यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में निकाला, ये कन्फ्यूजन होगा। सिंपल, जब यहाँ पर सेकंड दे दे तो हमेशा हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, अब सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना ही होगा, लेट वी बी द वॉल्यूम, क्लियर, एंड एस बी द, पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली, पूरी स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। क्लियर, अब सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। अलग ही दिख रहा है कि वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज हो रहा है तो ये दिया है, इट इज़ गिवन। क्लियर, और हमें डी एस बाई डी टी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है,
क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? क्लियर? नहीं पता हो तो आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? यहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि यहाँ पर जो आर है वो क्या है? रेडियस। अगर आप स्टेटमेंट में कुछ चीज़ लिखना भूल जाए तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए उसे। अब देखिए हमें यहाँ आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम गिवन है। क्लियर? तो आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। क्लियर? you can give it a name also, equation 1 or 2. I am differentiating both sides with respect to t. 4/3 पाई कांस्टेंट है तो उसे मैं बाहर लिख लूँगा, d/dt ऑफ आर क्यूब। अब देखिए आप r को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसा कि आप वहाँ पिछले चैप्टर में y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो dy/dx लिखते थे, यहाँ पर dr/dt लिखेंगे जब चेन रूल लगाएंगे। तो देख लीजिए dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई। जब आप आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3r²। और फॉर्मूला यस, और आर को चेन रूल के अकॉर्डिंग जब वापस से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dr/dt। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई हमें, dr/dt। अब देखिए इट इज़ गिवन, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है गिवन कि dv/dt जो है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये dv/dt है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये दिया हुआ है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। यस, तो यहाँ पर dv/dt जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। क्लियर? और इक्वेशन नंबर 1 में अब मैं क्या कर रहा हूँ? dv/dt की जगह 3 पुट करूँगा। क्या पुट करूँगा? 3। सो यहाँ पर आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 बिकम्स, dv/dt की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? 3। सो 3 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r²। क्लियर? dr/dt। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके dr/dt की वैल्यू निकालेंगे। यस, तो आप देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। क्या बच रहा है? 4πr²। 4πr² 3 के अपॉन में चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि dr/dt की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3/4πr²। यस, ये वैल्यू आने वाली है। क्लियर? इसे आप कुछ इक्वेशन सेकंड दे दीजिए क्योंकि बाद में इसका यूज़ होगा डेफिनेटली। अब देखिए हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, अगर आप लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब मुझे ds/dt निकालना है। क्या निकालना है? ds/dt। क्लियर? ये माइंड में सेट होना चाहिए सबसे पहले कि क्या फाइंड करना है। तो हमने ऊपर लिख ही दिया है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया को मैं s लिखूंगा, तो लिखेंगे वी नो दैट s इक्वल टू क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? बताइए, 4πr²। सिंपल। अब इस सरफेस एरिया को का जो फॉर्मूला है इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ ds/dt हो जाएगा 4π d/dt r², क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है। यस, सो ds/dt विल बी इक्वल टू 4π r² का डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्या हो जाएगा? 2r, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग r का करूँगा तो क्या हो जाएगा? dr/dt। अब अगर आप यहाँ इक्वेशन 2 से देखेंगे तो dr/dt की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैं dr/dt की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। क्लियर? तो क्या हो जाएगी? 4π, 2r तो है ही ऑलरेडी, 2r, और dr/dt की वैल्यू क्या है? 3/4πr²। इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 4πr कैंसिल हो जाएगा आपका, 4π और एक r से एक r कैंसिल। क्लियर? तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
तो सिंपल यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। ds/dt की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 6/r। क्लियर। और जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, एट द एंड इट इज गिवन कि आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरफेस एरिया निकालना है व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब आर की जगह 2 पुट करना है, सिंपल सी बात है। यस, तो आर की जगह तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन आर इक्वल टू 2, ठीक है, और 2 जो है वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो ds/dt व्हेन r इक्वल टू 2 इज 6/2 दैट इज 3। ठीक है, सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की होती है सेकंड। एट द लास्ट आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, सो आवर आंसर इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यस, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये डिटेक्ट करना है कि फाइंड क्या करना है। क्लियर, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए क्या फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग चलिए। इज दिस क्लियर। एट लास्ट में फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, इसलिए हमने हमारे माइंड में पहले ही डिसाइड कर लिया कि dv/dt दिया है, इसलिए मैंने वॉल्यूम का कैलकुलेशन किया और dv/dt की वैल्यू निकाली। क्लियर, जब हमने dv/dt सॉल्व किया तो dr/dt आ गया, तो हमें फिर dr/dt की भी वैल्यू निकालनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ से देखिए यहाँ से मैंने dr/dt की वैल्यू भी निकाली। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया का रेट फाइंड करना था। ऑब्वियस सी बात है, जब वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो मुझे क्या निकालना था ds/dt। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन ईजी लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड कीजिए आप जब तक। द रेडियस आर ऑफ अ सर्कुलर कोन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो अब सबसे पहले आप माइंड में सोच लीजिए कि क्या दिया है कि आर जो है एक सर्कुलर कोन का, सबसे पहले तो फिगर डिटेक्ट कर लीजिए कि क्या दिया है। तो यहाँ अलग ही दिख रहा है, सर्कुलर कोन दिया है, मतलब कोन, अपना सिंपल कोन। क्लियर। कोन जो है वो डिक्रीज हो रहा है किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम, मतलब सबसे पहले हमें क्या देकर रखा हुआ है, तो आप लिखते जाइए जो जो दिया हुआ है। स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप 12th क्लास में इतने समझदार आप हैं कि स्टेटमेंट आप खुद ऐड कर लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। यस, तो आप देखिए ध्यान से, रेडियस किसी कोन की चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर dr/dt दिया है, बस आप ऊपर इतना सा लिख दीजिए वी हैव क्वेश्चन में, तो भी आपका काम हो जाएगा, स्टेटमेंट लिखने से बच जाएंगे। dr/dt क्या दिया है 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है। क्या ये सही है? ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, तो जब भी डिक्रीज़ होगा तो मैं माइनस का साइन यूज़ करूँगा। इज दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है, उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा, एंड द हाइट h क्वेश्चन में ही दे दिया है, इसलिए हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। रेडियस r क्वेश्चन में ही दे दी है, हाइट h भी क्वेश्चन में दे दिया है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे पता लगा? मिनट दिया हुआ है, मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो एक और चीज़ हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, dh/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है इसलिए मैं उसको पॉजिटिव ही रहने दूंगा। जैसा पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा था तो हमने नेगेटिव यूज़ नहीं किया था, पॉजिटिव ही यूज़ किया था। क्लियर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि फाइंड क्या करना है, ये तो दिया हुआ है। व्हेन r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जब r रेडियस 9 सेंटीमीटर होगी और हाइट 6 सेंटीमीटर होगी, तब आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब अब आप खुद ही बता दीजिए आपको क्या निकालना है। हमें dv/dt निकालना है। क्या निकालना है? dv/dt की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर
डी वी बाई डी टी मेरे लिए क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड करना है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में अगर आप पहचान लेंगे कि क्या दिया है और क्या फाइंड करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? और मेंसुरेशन के फॉर्मूले तो आपको याद करना ही है। अब देखिए यहाँ पर कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए लेट वी बी द वॉल्यूम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है और सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, जो फिगर दिया उसका नाम जरूर लिख दें ताकि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा, ठीक है, उसे पता रहे कि किसका फॉर्मूला ये लिख रहा है। v इक्वल टू, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, वॉल्यूम तो खैर है ही, यहाँ पर रेडियस भी है और हाइट भी है, यहाँ पर दो वेरिएबल है। अब देखिए मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे पता चल रहा है टाइम, क्योंकि मिनट दिया हुआ है इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। क्लियर? जब तक क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है, आंसर नहीं आएगा। 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी बाई डी टी आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल, डी वी बाई डी टी 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है, ऊपर लिख देता हूँ। ये आर स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन, एच हमारा सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट फॉर्मूला बताया ना आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देता हूँ, सेकंड फंक्शन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, एच का तो डी एच बाई डी टी आ जाएगा प्लस, ठीक है, एच को ऐसा ही रहने देता हूँ। जब मैं आर को डिफरेंशिएट करूँगा तो पहले तो आर स्क्वायर का करूँगा तो 2r हो जाएगा, और जब चेन रूल के अकॉर्डिंग आर का करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। क्लियर? एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन मेरा आर स्क्वायर था, उसको मैंने एज इट इज रखा, एच को डिफरेंशिएट किया डी एच बाई डी टी प्लस, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एच एज इट इज, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा 2r आ जाएगा, और फिर आर का वापस से करूँगा तो डी आर बाई डी टी। थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इसको, क्लियर, ताकि सॉल्यूशन लिखने में हमें दिक्कत ना है। सो पाई बाई 3, अब देखिए हमारे पास डी एच बाई डी टी और डी आर बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी है। क्लियर? एक बार हम देख लेते हैं क्या वैल्यूज़ है। देखो डी आर बाई डी टी की -3, तो इस डी आर बाई डी टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, -3 पुट कर दूंगा। यस, और डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या है 2, तो इस डी एच बाई डी टी की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा। यस, तो मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी की वैल्यू है 2, तो ब्रैकेट में 2h इंटू 2r, डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो है वो -3 है, क्योंकि उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू। तो डी वी बाई डी टी क्या हो गया, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। क्लियर? देखिए क्या हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, और एच भी है तो ये क्या हो जाएगा, 6RH। क्या हो जाएगा, 6RH। तो ये हमारी निकल गई डी वी बाई डी टी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकल गई, डी वी बाई डी टी की। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में ये देकर रखा है कि हमें डी वी बाई डी टी की वैल्यू निकालना है कब निकालना है, जब R 9 हो और H क्या हो 6। तो बस सिंपल जो इक्वेशन आई है उसमें क्या करेंगे हम, सो व्हेन, यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है R कितना है 9 सेंटीमीटर और H कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वी बाई डी टी एट R इक्वल टू 9 एंड H इक्वल टू 6। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस, सो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 6 इंटू 9 इंटू 6। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, ठीक है, तो आंसर जो है वो आएगा आपका डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू -54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब है और टाइम जो है वो क्या है, मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यस,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी में आपको इस टाइप के। क्लियर। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सीबीएसई में 1 या 2 बार आ चुके हैं, ठीक है, या इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से नोट करके अपने पास रखिए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक लेडर है। लेडर मीन्स सीढ़ी, आपने देखी होगी, ठीक है, जब बिजली वाले भैया, ठीक है, जब गली में स्ट्रीट में आप लाइट सुधारने आते होंगे तो अपने साथ एक लेडर लेकर आते होंगे। क्लियर। वही उसी टाइप के लेडर की हम बात कर रहे हैं। सो लेडर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लेडर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वो वॉल के धड़ से रख दी है किसी ने। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली बात है, यहाँ सेकंड दे दिया, मतलब टाइम का फैक्टर आ गया है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। कितनी तेजी से उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। हमें क्वेश्चन में मेन वर्ड्स का यूज़ करना है बच्चों। क्लियर। पूरा क्वेश्चन पढ़ के अगर नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेडर 16 मीटर लॉन्ग, क्लियर, पुल्ड, खींची जा रही है नीचे से, रेट मतलब चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम, उसके बाद बोला हाउ फास्ट इट्स हाइट चेंजिंग, मतलब उसकी हाइट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मेन वर्ड्स पर हमें फोकस करना है, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। क्लियर। समझते हैं, क्वेश्चन डायग्राम मैंने बना रखा है पहले से ही। ये जो ओ बी है आपका वॉल हो गया, ओ ए जो है, ठीक है, आपका ग्राउंड हो गया। इस तरीके से लेडर रखी हुई है। लेडर का जो लेंथ है कितना है, 16 मीटर का है। कितना है, 16 मीटर का। यूनिट का भी ध्यान रख लीजिएगा आप, कभी कभी यूनिट कन्वर्जन भी दे देते हैं सीबीएसई में। तो आप देखिए, अगर आप इस ए पॉइंट पे जो कि लेडर का बॉटम है, अगर आप इसे आगे की तरफ खींचेंगे, इस तरफ अगर इस डायरेक्शन में आप इसे मूव करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इस जो एक्स की वैल्यू है ये इंक्रीज होगी। क्लियर, इंक्रीज होगी। और ये जो वाई की वैल्यू है डिक्रीज होगी, क्योंकि लेडर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब लेडर इधर की तरफ पुल करेंगे हम, तो हाइट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और ये वाला जो लेंथ है एक्स, ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो हमें यही निकालना है कि किस रेट से हाइट जो है वो डिक्रीज होगी। कब, जब इस एक्स की वैल्यू 4 होगी। इज दिस क्लियर। तो ये डायग्राम बना दिया है, डायग्राम की हेल्प से आप एक बढ़िया सा स्टेटमेंट बना लीजिएगा। लेट ओ बी इज इक्वल टू वॉल, ओ ए इज इक्वल टू ग्राउंड। क्लियर। एक्स, ओ इक्वल टू एक्स, ओ बी इक्वल टू वाई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ना तो हमें रेक्टेंगल दिया है ना कुछ दिया है, किस तरीके से हम फंक्शन बनाए, ना हमें स्फीयर दिया है ना कोन दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो आप देखिए, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा आप आपकी कॉपी में। इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो क्या है, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल ओ जो है वो क्या है, 90 है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर। यस, इजीली हम कर सकते हैं। तो ये मिल गया हमें फंक्शन। क्या मिल गया हमें, फंक्शन मिल गया है। यस। अब इस इक्वेशन को आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। क्लियर। तो मैं टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 16 स्क्वायर। क्लियर। हमने इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि क्या दिया हुआ है, हम बाद में लिख लेंगे जब यूज़ होगा। एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और जब x का करोगे तो dx अपॉन dt। वाई स्क्वायर का करोगे 2y, और जब y का करोगे तो dy बाय dt। यस। और जब 16, क्योंकि कांस्टेंट है 16 का स्क्वायर, तो 0। आई बात समझ में। अब देखते हैं क्या हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम इसमें पुट करें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए आप ध्यान से,
कि लेडर को जो पुल कर रहे हैं हम नीचे से, जब पुल कर रहे हैं तो किस रेट से पुल कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब dx/dt दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखिए हियर, बात समझ में आ रही है, dx और पॉजिटिव है क्योंकि वो बढ़ रहा है, +2 लिखूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हियर इट इज गिवन दैट dx/dt इज इक्वल टू 2, वो भी हम +2 लेंगे, क्या लेंगे, +2, और वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ, 2x इंटू 2, यस, +2y dy/dt इक्वल टू 0। यहाँ से आप dy/dt की वैल्यू निकाल लीजिए सिंप्लीफाई करके। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से dy/dt की वैल्यू निकालेंगे तो -2x/y आ जाएगी। जब इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे 4 से 2 कैंसिल होगा, इजीली हो जाएगा, क्लियर। dy/dt की वैल्यू -2x/y आ जाएगी, क्लियर। अब देखिए y क्या है, y हमारी हाइट है, डायग्राम में आप देखेंगे तो y हमारी हाइट है और टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इसी को निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज़ देकर रखी है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर, कि जब लेडर 4 मीटर अवे होगा वॉल से, मतलब वॉल से 4 मीटर अवे होगा, तब आपको dy/dt निकालना है। मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 4, ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है, देखिए आप। तो क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, इजीली आप निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू निकालना है आपको, क्लियर। तो इजीली आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से लिखिए, इसको आप कुछ इक्वेशन 2 दे दीजिए, ठीक है। ये वाला कभी यूज़ ना कीजिए, कन्फ्यूजन हो जाता है, ये यूज़ करेंगे हम। तो व्हेन x इक्वल टू 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेडर जब वॉल से 4 मीटर अवे रहे, तो y कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, x² मतलब 4², y² की जगह y², क्लियर, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आ जाएगा। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो √240 आएगी, सॉल्व करके देख लीजिए। और यहाँ से जब आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे तो, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 4√15 आ जाएगी इसकी वैल्यू। बस ये जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। dy/dt -2, x की जगह 4 और y की जगह 4√15, क्लियर। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो 2/4 से 4 कैंसिल, -2/√15। तो यहाँ से देख लीजिए, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। हाइट डिक्रीज हो रही है इसलिए ऑटोमेटिक वो नेगेटिव आ गई, क्लियर। यूनिट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि y मीटर और टाइम सेकंड, यस। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन किए, इसमें ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर दिया है। जब आप NCERT सॉल्व करेंगे तो इजीली आपसे NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मिसलेनियस के भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे, क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि जनरली 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। एज इट इज़ फॉर्मूला आपको याद करना है, नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है उस पर, तो वो है मार्जिनल कॉस्ट। कुछ भी नहीं करना होता है उसमें, फंक्शन दिया हुआ होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, इन दो पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना होता है और कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। तो इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्लियर। तो बहुत सिंपल होता है, जनरली लास्ट का टॉपिक है तो हम लोग छोड़ देते हैं और 2 नंबर हम हमारे गवा देते हैं, लेकिन पूरा पढ़ना चाहिए। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट, जिसको आप MC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, वो फंक्शन में मान लेता हूँ C ऑफ x रिप्रेजेंट द कॉस्ट फंक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका, कॉस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर x यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब किसी फैक्ट्री में, ठीक है ना, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी यूनिट्स हमने मान ली कि x यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और कॉस्ट उसकी कुछ C है, उसका फंक्शन बना दिया, क्या बना दिया, फंक्शन, और बोल दिया मार्जिनल कॉस्ट निकालो। कुछ नहीं करना है, जो उसका कॉस्ट फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देने का है, सिंपल। इन द सेम वे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल
रेवेन्यू, अब देखिए मार्जिनल, जैसे मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, बस ये निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, इसलिए तो कॉस्ट को मैंने डिफ्रेंशिएट किया। रेवेन्यू की बात करें तो कितना रेवेन्यू किसी भी इंडस्ट्री ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया है, ठीक है, तो रेवेन्यू का जो फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट। इतना टिपिकल नहीं समझते हम, सिंपल समझते हैं कि जो भी रेवेन्यू का फंक्शन है उसका रेट निकालना है मुझे, और रेट निकालना है मतलब क्या करना है, उसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे तो सी एक्स को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, और अगर मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे तो जो रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? कभी कभी, बहुत ही रेयरली, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि यूज़ हो जाता है, कभी आपको टोटल कॉस्ट निकालना हो तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। जब भी हम कोई सा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो, या फिर कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट होता है, चाहे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट में रख देते हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वी ऑफ एक्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सी एक्स नहीं दिया है किसी क्वेश्चन में, मतलब कॉस्ट का फंक्शन नहीं दिया है, तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ सामान बाहर परचेस करने गए, तो आपको पता है कि 10,000 का सामान आने वाला है, लेकिन आपका जो ट्रेवल का खर्चा है वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। कभी क्वेश्चन में दिया होगा तो इस तरीके से ऐड कर देना आप दोनों फंक्शन को, तो सी ऑफ एक्स निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स, कितने आइटम्स दिए हैं, एक्स आइटम्स, इन द फर्म मतलब कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन, इज गिवन बाय सी एक्स मतलब कॉस्ट का फंक्शन दिया है, पूरा फंक्शन दिया है। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, मतलब एक्स की यूनिट दे दी है कि 4 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, सिंपल यहाँ पर जो भी कॉस्ट का फंक्शन दिया है हम लिखेंगे 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 30x प्लस 6000, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स होता है। क्लियर? सिंपल आपको सी ऑफ एक्स को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट 3x स्क्वायर, 0.002 एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे 2x स्क्वायर, 30x को डिफ्रेंशिएट करोगे 30 और 6000 को करोगे तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि आपको कॉस्ट निकालना जब 4 यूनिट प्रोड्यूस हो गए हो, मतलब x की वैल्यू 4 देकर रखी है, तो ईयर x इक्वल टू 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4 पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर? चेक कीजिएगा, आपका आंसर आएगा रुपीज़ में 30.08। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।